नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का है। 13 अक्टूबर सोमवार को सप्तमी तिथि है और ये वीक 19 अक्टूबर रविवार को त्रयोदशी तिथि के साथ समाप्त होगा। अ, आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। तो इस बार जो राहु काल है वो पूरे वीक का आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा। तो आप उसको नोट कर लें, क्योंकि राहु काल एक अच्छा समय नहीं है। इस समय आपको अपने बहुत महत्वपूर्ण या जो भी आप शुभ कार्य शुरू करने जा रहे हैं उनको स्थगित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस समय कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके जो परिणाम है, फल है, वो अच्छे नहीं मिलते या कार्य में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो इन इस जो समय को अवॉइड करें। रेस्ट आप अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम योग के बारे में। जी विकास सर। आगे हम बात करेंगे योग की। तो इस वीक पे पढ़ने वाले योगों में सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग की। तो 17 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर को 1:58 से शुरू होगा और 18 अक्टूबर शनिवार को सुबह सूर्योदय के साथ समाप्त होगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 19 अक्टूबर रविवार को सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होकर 20 अक्टूबर सोमवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। तो इस बार 2 बार सर्वा सिद्धि योग आ रहा है और ये बहुत अच्छा टाइम है, काफी टाइम मिलेगा आपको अपने कार्य करने के लिए। जी मैम। तो सर्वार्थ सिद्धि योग सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला योग है, बहुत शुभ योग है। जैसे कि हम बताते आए हैं, आप इसमें सारे कार्य जो भी शुभ कार्य हैं अपने जीवन के, करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, कुछ भी नया शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, घर से संबंधित कुछ है, या कोई भी संस्कार है, वो सारे कार्य आप कर सकते हैं। और इस बार 17-18 अक्टूबर आपको मिल रहा है, 19 से 20 अक्टूबर आपको काफी अच्छा समय, बड़ा समय आपको इसमें मिल रहा है। तो इस चीज का आप फायदा और लाभ उठा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अमृत सिद्धि योग की। तो इस बार अमृत सिद्धि योग 19 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:50 से शुरू होगा और 20 अक्टूबर सुबह सूर्योदय तक रहेगा। जी। तो अमृत सिद्धि योग भी एक शुभ योग है। और इसमें भी हम सारे कार्य जो हम सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं वो सारे शुभ कार्य हम अमृत सिद्धि में कर सकते हैं। अमृत सिद्धि का मतलब अमृत बरसाने वाला योग, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसके जो परिणाम हैं वो आपको अमृत के समान मिलने वाले हैं। इसमें आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अशुभ योग की। तो इस बार एक अशुभ योग आ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा संभल के रहें। इस बार ज्वालामुखी योग है। 15 अक्टूबर बुधवार को दोपहर को 12 बजे से शुरू होगा और 16 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:36 तक रहेगा। जी। देखिए, ज्वालामुखी योग आप जैसे सभी जानते हैं, ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी में जो अग्नि निकलती है वो अपने साथ सब कुछ भस्म करती चली जाती है। इसी प्रकार से ये ज्वालामुखी योग बन रहा है, यानी कि जो भी कार्य आपने इसमें किया वो उसके जो परिणाम है वो सब कुछ भस्म करते चले जाएंगे, एक तरह से वो कार्य आपका खराब आ जाएगा। इसीलिए इसको बहुत अशुभ योग की श्रेणी में रखा गया है। और कहा जाता है कि जो कार्य है उनको बहुत इंपॉर्टेंट या कुछ भी बहुत शुभ चीज है उसको आपको स्थगित करना चाहिए। और इस बार पूरा ये 15 अक्टूबर से 12 बजे से आपका पड़ रहा है नेक्स्ट डे 16 अक्टूबर 10:36 तक। तो ये काफी लंबा समय है। तो इस चीज का ध्यान रखें। कोई भी शुभ चीजें हैं, कुछ खरीदना भी है इनफैक्ट, तो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे ना मिले और कोई भी एक्सीडेंटल चीज उससे रिलेटेड हो जाए। यानी कि मैं बात कर रही हूँ गाड़ियों से संबंधित चीजों की, या गैजेट्स से। गैजेट्स के लिए जनरली लोग नहीं देखते हैं, लेकिन देखना चाहिए। तो अगर आप कोई नया गैजेट खरीद रहे हैं तो उसके लिए सावधानी बरतें, उसको इस योग में कृपया करके नहीं खरीदें। अक्सर जो चीजें हम सुनते हैं कि ये मोबाइल फट गया या ये एक्सीडेंट हो गया किसी गैजेट के साथ, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह के योग का हाथ होता है। तो इसको ध्यान रखें और इस योग में अवॉइड करें कुछ भी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज खरीदना या कोई कार्य करना। जी सर। आगे हम बात करेंगे इस वीक की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो सबसे पहले 13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी व्रत है। जी मैम। तो अहोई अष्टमी व्रत भारत की महिलाएं जानती हैं, संतान के लिए किया जाता है। यानी कि
संतान की लंबी आयु और उसके सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस बार 13 अक्टूबर को ये पड़ रहा है। इसके पीछे एक कथा है, और कथा ये है कि एक महिला जो है वो जंगल में मिट्टी खोदने गई थी। जब वो मिट्टी खोदती गई तो गलती से उनके हाथ से एक जानवर का जो छोटा सा शिशु था उसकी मृत्यु हो गई। अब इस चीज का पाप उन्हें लग गया। तो उस पाप के कारण क्या हुआ, उनकी खुद की संतान को पर संकट आने लगा। तो उन्हें ये तो समझ आ रहा था कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया है किसी की संतान को लेके, तो मेरी संतान पे संकट आ रहा है। ऐसे ही हम आज के जीवन में बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जो अगर हम चींटियों की भी बात करें, हमारे पैर से चींटी मर जाती है और वो भी किसी की संतान है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किस तरीके से छोटी छोटी चीजें हमसे हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके चीजों पर, आपसे संबंधित जो संबंध हैं उन पर पड़ता है। तो उस महिला ने देवी से प्रार्थना की थी, अहोई माता से, और उनकी उपासना करी। माता ने प्रसन्न होकर इस पाप का क्षय किया, क्योंकि उनसे गलती से हुआ था, और उनकी संतान को दीर्घायु प्रदान की। तब से इस व्रत को संतान की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए किया जाता है। ये 13 अक्टूबर को सुबह से आपका जो सूर्योदय होगा उससे पहले स्टार्ट हो चुका होगा, और नेक्स्ट 14 अक्टूबर को रात्रि तक ये चलेगी तिथि। साथ ही साथ अगर हम पूजा के समय की बात करते हैं तो ये लगभग 5-6 बजे के आसपास होता है, क्योंकि पौने 7 से तारों के दर्शन शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ही तारों की पूजा की जाती है, और फिर उनके बाद जो है वो भोजन ग्रहण किया जाता है। तो अगला हमारा आ रहा है 17 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत, और सूर्य जो है वो गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, अपनी नीच की राशि में। तो इस बारे में विकास सर बताइए। रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष पे आने वाली एकादशी तिथि में आती है। इस दिन लक्ष्मी जी, जिन्हें हमें रमा कहते हैं, इन्हीं के नाम से इसे रमा एकादशी कहा जाता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार इस व्रत से ऋण मुक्ति, धन प्राप्ति और सुख समृद्धि होती है। इसे पाप का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ज्योतिष महत्व से, तो इस तिथि का व्रत करने से चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है। इस दिन मन और भावनाओं का शुद्धिकरण होता है और चंद्रमा को बल मिलता है। आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन लक्ष्मी नारायण साधना का भी दिन है। इस दिन धन, वैभव और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है और इसीलिए इसे आर्थिक उन्नति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी विशेष दिन माना जाता है। इसका महत्व ग्रह दोष निवारण से भी है। कहते हैं कि यह व्रत करने से राहु, केतु और शनि दोष का प्रभाव कम होता है और ग्रह कलेश दूर होते हैं। अगर हम बात करें पितृ और ऋण मुक्ति के लिए, तो इस व्रत को करने से हमारे को पितृ शांति मिलती है और ऋण से भी मुक्ति मिलती है। और यह एकादशी जो है वो दीपावली से 4 दिन पहले आती है। ज्योतिष रूप से यह लक्ष्मी निवारण और लक्ष्मी आमंत्रण की पूर्व तैयारी का दिन है। जी, तो आप सूर्य का गोचर हो रहा है तुला राशि में उसी दिन 17 अक्टूबर को। सर प्लीज उसके क्या इफेक्ट आएंगे 12 राशियों पर, थोड़ा उसके बारे में एक बार एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहे हैं। सूर्य भगवान जो पूरे संसार को एनर्जी देते हैं, तेज देते हैं, लाइट देते हैं, वो अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे इसी दिन। तो देखिए, नीच राशि में जाने का, अगर हम इसे साइंटिफिक वे में कहें तो, सूर्य जो है वो एक ईगो का है, एक राजा है, किंग माना जाता है इनको। अगर वो तुला राशि में जाते हैं तो तुला राशि क्या रहती है? पब्लिक की राशि रहती है, दूसरों की राशि रहती है। तो राजा जो है वो तुला राशि में जाके अपने आप को नीच फील करता है। तो राजा उच्च का अपने सिंहासन पे होता है और जब वो पब्लिक पे चला जाता है तो वो अपने आप को वो नीच का महसूस करता है। तो अब देखिए, अगर सूर्य देव जब अपनी नीच की राशि में आएंगे तो जो मेष राशि के लोग हैं उन्हें हो सकता है अपनी ईगो की वजह से अपने वैवाहिक जीवन में या अपने बिजनेस में
समस्याओं का सामना करना पड़े तो बड़े ही ध्यान से रहें, अपनी ईगो को सेट कर दें। तो ऐसी हो सकता है कि आप अपनी ईगो की वजह से अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस डील खराब कर सकते हैं, अपना वैवाहिक जीवन खराब कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहें। अब हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए। तो उनकी कुंडली में सूर्य का ये गोचर छठे घर में रहेगा। उनको अपना डेली रूटीन सही रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें एक डिसिप्लिन लेके आए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तो उनके लिए यह गोचर पांचवें घर में रहेगा, तो उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा वो ईगो की वजह से थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं, तो उससे बचें। कर्क राशि वालों के लिए या गोचर जो है वो चौथे घर में रहेगा। तो घर में भी हम अपनी मदर के साथ या कहीं पे थोड़े विवाद में ना पड़े तो उनके लिए सही रहेगा। और हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो यह गोचर उनके तीसरे घर में रहेगा। तो तीसरा घर हमारा आस पड़ोस का रहता है, हमारे पराक्रम का रहता है। तो नो डाउट पराक्रम के लिए, आपके करेज के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बट अपने छोटे भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ ईगो की वजह से कुछ क्लैशेस से बचे, दूर रहे। फिर हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के साथ। तो उनके लिए दूसरे घर में रहेगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है, धन की बढ़ोतरी होगी। राशि वालों के लिए ये लगन में आएगा। तो ऐसे तो नीच राशि का होगा, बट लगन में आके जो सूर्य है वो बली हो जाते हैं, तो उनको वो ये अच्छे फल देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें घर में रहेंगे। तो फॉल्स ईगो की वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो इस चीज से बचें। धनु राशि के लिए ये 11वें घर में होगा गोचर। तो आपका सोसाइटी में जो आपका सोशल सर्कल है वहां पे ईगो की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे बचें। फिर हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर होगा वो 10वें घर में होगा, कर्म के घर में होगा। नो डाउट यहाँ पे सूर्य जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं, कर्म के लिए आपको नेम एंड फेम देंगे। बट उसी चीज से बचना है कि हमें ईगो की वजह से कोई इशू क्रिएट नहीं करना है। आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो उनके लिए 9th हाउस में गोचर होगा। तो धर्म के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। तो उनके लिए गोचर 8वें घर में होगा। तो आप कुछ अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो ये आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। बट अपने इन लॉज के साथ थोड़ा बचे, उनके साथ विवाद करने से बचे। जी, हाँ जी। तो 18 अक्टूबर को भी तीन चीजें पड़ रही हैं। पहला तो शनि प्रदोष है, उस दिन प्रदोष है और शनिवार को पड़ रहा है, इसीलिए शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि, अगर हम बात करते हैं प्रदोष की, तो ये भगवान शिव से संबंधित है और भगवान शनि से भी संबंध रखता है। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और पापों के नाश के लिए ये जो हर महीने त्रयोदशी तिथि आती है उसी दिन प्रदोष व्रत पड़ता है। तो भगवान शिव और भगवान शनिदेव की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो शनि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। जिनकी स्पेशली जिनको शनि का दोष लगा है, ढैया चल रही है, साढ़े साती से पीड़ित है कोई, वो विशेष रूप से उनके लिए ये जो प्रदोष व्रत है वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसको लेके भी एक छोटी सी कथा यही रही है कि चंद्रमा जब पापग्रस्त शापग्रस्त एक तरह से हो गए थे, शीर्ण हो रहे थे, तब उन्होंने शिव जी की आराधना की थी और प्रदोष काल में की गई इसी पूजा से शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा को पाप मुक्त किया और तभी से प्रदोष व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। तो शनि चंद्रमा यानी कि चंद्रमा जब शनि से पीड़ित हो जाते हैं, पापग्रस्त हो जाते हैं, तब इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और जब शनि और चंद्रमा की युति आपस में बनती है या गोचर में इनकी युति बनती है, तब अगर कोई इसके प्रभाव से आपको निकाल सकता है तो वो सिर्फ शिव जी है। तो इसीलिए शिव जी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करते हैं तो ये संध्या को ही की जाती है, ये पूजा का जो समय है वो सूर्यास्त के बाद ही होता है। 18 अक्टूबर को ही आपकी धनतेरस आ रही है, यानी कि धन त्रयोदशी। तो उस दिन आपका जो पूजा का समय है वो जनरली पूरे दिन आप खरीदारी अच्छे से कर सकते हैं। केवल जो पूजन का समय होता है वो शाम को ही रहता है, लेकिन जो खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो पूरे दिन रहेगा।
अब धनतेरस की हम बात करते हैं तो पुराणों के अनुसार सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, और मंथन से जब अमृत प्राप्त हुआ तो भगवान जो धन्वंतरी थे वो जो प्रकट हुए थे वो कलश लेकर निकले थे अमृत का। तो कहते हैं कि उनके जो प्रकट होने का दिन था वो यही था जिस दिन धनतेरस मनाई जा रही है। तो इसीलिए धनतेरस का महत्व है, और लोग अपने घर में शुभ और अच्छी चीजें खरीद के लाते हैं। जिस तरह से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आए थे, उसी तरीके से लोग कुछ खरीदते हैं कि हमारे घर में ये अमृत के समान आ रहा है, ये हमारे जीवन में वही फल देगा जो अमृत के होते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो ये है, और काफी शुभ दिन है। तो इस दिन आप धन्वंतरी जी का मंत्र कर सकते हैं। और कहते हैं धातु का बर्तन लेके उसमें सिक्का, अगर आप चांदी का डाल सकते हैं तो उसको फिर पूजन में जरूर रखें चावल के साथ, तो ये काफी शुभता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं हमारा इसी दिन जो सबसे जीव कारक हमारा ग्रह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है बृहस्पति, यानी कि गुरु, जुपिटर। उनका जो गोचर है अपनी उच्च की राशि में हो रहा है, यानी कि कर्क राशि में 18 अक्टूबर को शाम को 7:46, ठीक है, यानी कि 7:46 पर। तो क्या क्या राशियों पे प्रभाव आएंगे, बात करते हैं मेष राशि की। अब उच्च की राशि में चौथे घर में बृहस्पति हैं, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा है, सुख समृद्धि लाएगा, वृद्धि कराएगा, वाहन संपत्ति स्थिरता के लिए बहुत अच्छा योग है। माता से संबंध अच्छे होंगे, सहयोग मिलेगा, सारे पारिवारिक निर्णय सोच समझ के लिए। वृश्चिक राशि के लिए तीसरे में जा रहा है बृहस्पति, तो भाई बहन सहयोग करेंगे और अपनी खुद की जो कलाएं हैं एक तरह से उसमें वृद्धि होगी, अपने खुद की पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंसान काम करेगा। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, अगर कोई इसमें काम करता है या उसका प्रोफेशन है तो उसमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, छोटी यात्राओं से लाभ मिलेंगे, और अगर किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ हो सकता है और उनकी बचत बढ़ सकती है, यानी कि अगर वो पैसा जमा करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब उस समय आ गया है जब वो थोड़ा अपना धन को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, जमा कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे भाव में बृहस्पति है। परिवार में काफी सुख शांति अच्छी दिख रही है, सम्मान दिख रहा है, वाणी से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। कर्क राशि, गुरु आपकी ही राशि में यानी कि लगन में बैठा हुआ है, आत्मविश्वास और धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होगी, भाग्य का उदय होगा, और करियर समाज में उन्नति के योग दिख रहे हैं, लेकिन आलस से बचें, क्योंकि कर्क राशि वालों को थोड़ा सा एक रहता है इशू। और बृहस्पति जब बैठता है तो वो बैठ के ज्ञान देने का एक कौशल रखता है, तो यहाँ कहा जाता है कि कृपया करके आलस से बचें, लेकिन अवसरों का लाभ जरूर लें, ऐसा नहीं हो कि अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप उसको मिस कर दें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में 12वें भाव में जा रहा है विदेश यात्रा, अ, और गुप्त विद्या में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखें और सोच समझ के खाएं पिएं, क्योंकि खर्चे आपके खाने पीने पे बहुत हो सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये जो है उसमें आपका जो बृहस्पति वो 11वें भाव में जा रहा है, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति। अभी तक अगर आप कोई भी मन में आपकी इच्छाएं चल रही थी, प्लानिंग्स चल रही थी, तो बस अब उनका रिजल्ट आने का समय आ चुका है। लेकिन जो भी करें सोसाइटी के दायरे में रह के करें, बहुत ज्यादा किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें, स्पेशली अगर कोई मित्र आपसे कहते हैं कि ये कार्य है इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके ब्लाइंड फोल्ड होके कोई भी काम नहीं करना है। तुला राशि वालों के लिए दशम भाव में गया है, अधिकारियों से काफी सहयोग प्राप्त होने वाला है, और करियर भी उनका प्रगति पर दिख रहा है, प्रमोशंस हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालोों के लिए उच्च शिक्षा का सही अवसर आ गया है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, विदेश से लाभ मिल सकता है, और उनका जो भाग्य है वो मजबूत होगा। नवम भाग में बृहस्पति जा रहे हैं, वो भी उच्च के होकर। बात करते हैं अब हम धनु राशि वालों के लिए। यहाँ अगर इन्होंने कोई साझेदारी करी है, कोई भी पार्टनरशिप करी है, तो वहां से इनको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। साथ ही इनकी लाइफ में एक बड़े परिवर्तन आएंगे, बृहस्पति अष्टम में जा रहा है जो बहुत ही बड़े परिवर्तन बदलावों को दिखाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। मकर राशि वालों के लिए उनको उनका जो मैरिड लाइफ है वो काफी उसमें उनको एक तरह से साझेदारी कह सकते हैं या पीस कह सकते हैं, वो उन्हें दिखेगा। और जिन जातकों को इंतजार है कि उनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए ये शुभ एक तरह से समाचार है, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव उन्हें मिल सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में नौकरी में उन्नति दिख रही है,
और कार्य क्षेत्र में काफी स्टेबिलिटी यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अगर कोई कोर्ट से संबंधित चीज चल रही है तो उसमें विजय यानी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि में लव रिलेशंस जो भी उनके चल रहे हैं, जहां अगर कोई कटुता आ रही है तो वो उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, काफी हद तक रिलेशनशिप ठीक होगा। संतान होने वृद्धि के चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ क्रिएटिविटी से जुड़े कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको प्रगति मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा अहंकार से बचें। तो ये सारी चीजें आपकी इस हफ्ते की हैं, यानी कि आपका 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक की सारी चीजें हैं। अब विकास सर इसको कंक्लूड करें। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती पड़ रही है। अधिकतर लोग हनुमान जयंती को सिर्फ चैत्र पूर्णिमा से जोड़ते हैं, लेकिन कई परंपराओं में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। नहीं, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसे हनुमान जन्म महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, विशेषकर उत्तर भारत में। तो इसी के साथ इस वीक का पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। तो हमारे को बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आए हुए हैं कि आप हमें वीकली पंचांग की इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं, बट जो हर रोज का पंचांग रहता है वो जानकारी नहीं मिलती है। तो हमने दर्शकों की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हर रोज का पंचांग, जिसमें तिथियां और जो राहु काल है उसके बारे में जानकारी होती है, और शुभ और अशुभ योग के बारे में जानकारी रहती है। तो अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नाम के साथ मैसेज करेंगे तो हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे, कि सो दैट आपको वो जानकारी हर रोज मिले। तो धन्यवाद। धन्यवाद।